हेलो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया था और मेरा स्लोगन है, लोगों पे आपने देखा होगा कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो भी टॉपिक हम पढ़ें, जो भी चीज़ हम सीखें, हम लोग क्लास में ही याद कर लें। हमें मगअप करने की ज़रूरत ना पड़े, हर चीज़ को हम क्लास में ही सीख के जाएं, क्लास में ही याद करके जाएं। तो देखो, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक इंटरेक्टिव सेशन चलाना पड़ेगा, जिसमें जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं वो चीज़ आपको साथ साथ पूछूंगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, या उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपका सहयोग चाहूँगा क्लास में कि जो मैं आपको पूछूं वो चीज़ आप मेरे को आंसर करो, कमेंट में करो। इवन आप लाइव क्लास पे नहीं देख रहे हो, ये चीज़ वीडियो में देख रहे हो, तब भी आप वीडियो में लिखो वो चीज़, ठीक है। वीडियो के नीचे आप कमेंट में वो चीज़ डालो, ठीक है। तभी जाके ये इंटरेक्टिव सेशन हो पाएगा। और तभी मेरा जो एम है कि मैं सब कुछ आपको क्लास में ही सिखा दूं, सब कुछ आपको क्लास में ही याद करा दूं। आपको ये क्लास के बाद इस चीज़ को बार बार मगअप करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर उस लेवल तक मैं ये चीज़ आपको पढ़ाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए होगा। और वो सहयोग क्या है कि जब भी मैं आपसे कोई चीज़ पूछूं तो आप उसका आंसर करो, आप कमेंट करो, आप मेरे साथ इंटरेक्ट करो। तो चीज़ों को हम मैं टीचर की तरह आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि एक फ्रेंड की तरह बहुत सिंपल सी साधारण सी भाषा में हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, ताकि हमें बार बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ठीक है, और क्यों इंटरेक्शन की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेल एडेप्टेशन की। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताओ सेल एडेप्टेशन क्या होता है। सेल एडेप्टेशन क्या होता है? आप किसी भी तरीके से टाइप कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट में डाल सकते हैं कि सेल एडेप्टेशन होता क्या है। देखिए, अच्छा चलिए हम सेल को थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं। हम सोचते हैं आपके और हमारे लिए, ठीक है। जैसे अभी सर्दियां हैं और इससे पहले गर्मियों का मौसम निकला है, तो क्या हम जब गर्मी आती है तब और जब सर्दी आती है तब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, या फिर हम थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं? डेफिनेटली हम लोग बदलाव करते हैं। सर्दियों में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम लोग पतले कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब सेल के ऊपर कोई इंजरी होती है तो सेल अपने अंदर बदलाव करता है, उस एटमॉस्फेयर को, उस इंजरी के रिस्पॉन्स में चेंजेस करेगा, अडेप्ट करेगा उस चीज को अडेप्टेशन करने के लिए, ठीक है। जैसे हम सर्दी से बचने के लिए चेंजेस करते हैं, कपड़े दूसरे तरीके के पहनते हैं, ऐसे ही सेल इंजरी से बचने के लिए या जो इंजरी हो चुकी है उससे फाइट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस करेगा। उसी को हम कहते हैं सेल अडेप्टेशन, ठीक है। तो जब भी सेल के अंदर चेंजेस आएंगे वो हमेशा आएंगे इन रिस्पॉन्स ऑफ सम टाइप ऑफ इंजरी, ठीक है, किसी भी प्रकार की इंजरी के कारण, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन का एक रूल है, रूल ये है कि ये हमेशा रिवर्सिबल होगा। कैसा होगा? ऑलवेज रिवर्सिबल। जैसे सपोज दैट भाई, जब सर्दियां आई तब हमने गर्म कपड़े पहने, ठीक है, उस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें ढलने के लिए। लेकिन जब सर्दियां चली जाती हैं और वापस से वर्षा और गर्मी आती हैं तो क्या हम वही गर्म कपड़े पहन के घूमते हैं? नहीं ना। तो सेम वही चीज, हम उसको कपड़ों को चेंज करते हैं और मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं रिवर्सिबल, यानी कि फिर से उसी चीज पे या उसी कंडीशन में वापस आ जाना, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारा जो सेल होता है, वो जब कोई इंजरी होती है, चाहे वो कोई केमिकल इंजरी हो, चाहे कोई बर्न इंजरी हो, या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी हो, कैसी भी इंजरी हो, तो जब
सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है तो उसके अंदर अडेप्टेशन के लिए जो चेंजेस हुए होते हैं वो रिवर्सिबल हो जाते हैं, वो फिर से ठीक हो जाते हैं और फिर से वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम सेल अडेप्टेशन। और सेल अडेप्टेशन मोस्टली यानी कि ऑलवेज कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, हाँ ये चीजें हम देखेंगे कि कुछ चीजें होती हैं जहां पे प्री कैंसरस कंडीशन होती है वो रिवर्सिबल नहीं होता, वो पैथोलॉजी में बदल जाता है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजी तो डेफिनेटली ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे हम सेल अडेप्टेशन के मेन 4 टाइप होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक है हाइपरट्रॉफी, एक है एट्रोफी और एक है हाइपरप्लेजिया और उसके अलावा मेटाप्लेजिया। अच्छा, इसके बाद साथ साथ 2 छोटे छोटे से और होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे फेरोप्टोसिस, प्रोप्टोसिस। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मोटे मोटे 4 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं हाइपरट्रॉफी से। पहला मैं यहां पे लिखता हूं हाइपरट्रॉफी। तो अभी मैं ये देखना चाहूंगा कि हाइपरट्रॉफी से आप लोग क्या समझते हो। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए कि हाइपरट्रॉफी में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, सेल का साइज कम होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, या एक्चुअल में क्या चेंजेस आता है। तो हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। क्या होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। ठीक है, सेल का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा ये बताइए सेल का साइज इंक्रीज करता क्यों है। भाई जैसे मैंने आपको बताया कि अडेप्टेशन, इट इज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन, तो कुछ ना कुछ तो सेल के साथ हुआ होगा, इसलिए सेल अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, सेल साइज इंक्रीज, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं जो कि हमारे डेली रूटीन लाइफ से है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज। ठीक है, जब बॉडी बिल्डर जो होता है वो हैवी वेट लिफ्टिंग करता है, इन दैट केस उसकी बॉडी जो है वो बनने लगती है, मसल्स ग्रो करने लगती हैं। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे हो रहा होता है हाइपरट्रॉफी ऑफ द सेल। ओके, देखिए ये समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी यानी कि सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी होने लगी। अच्छा चलिए अब एक चीज और सुनते हैं, हाइपरट्रॉफी हुई, सेल का साइज इंक्रीज हुआ ड्यू टू द वेट लिफ्टिंग, या कुछ और कारण हो सकता है, क्योंकि हम वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, हम बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो चलो वहां पे हुआ, लेकिन हम देखेंगे कि सेल के अंदर पर्टिकुलरली क्या चेंजेस आया, सेल का साइज इंक्रीज करने में किसने हेल्प किया, तो वो किया प्रोटीन की सिंथेसिस ने, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट जो होता है सेल के अंदर वो बढ़ जाता है। क्या होता है, इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन का लोड बढ़ जाएगा सेल के अंदर। जब सेल साइटोस्केलेटन के अंदर प्रोटीन बढ़ जाती हैं तो प्रोटीन बढ़ने की वजह से उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जब आपने देखा होगा कि जब जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उनको हम वे प्रोटीन और ना जाने किस किस प्रकार की प्रोटीन्स देते हैं, है ना। वो जो कोच होता है वो कहता है प्रोटीन्स लो आप, क्यों कहता है, क्योंकि उसको पता है कि प्रोटीन से क्या होगा, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी जल्दी बनेगी, हाइपरट्रॉफी होगी ड्यू टू इंक्रीज द लोड ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल। ओके, अच्छा हाइपरट्रॉफी एक तो वर्कलोड बढ़ने की वजह से, क्योंकि हमने जब हैवी वेट लिफ्टिंग किया तो क्या हुआ, वर्कलोड बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बढ़ गई, सेल के अंदर हाइपरट्रॉफी होने लग गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हाइपरट्रॉफी जो है यानी कि मोस्टली जो सेल अडेप्टेशन टाइप्स होते हैं, सेल अडेप्टेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है, तो हाइपरट्रॉफी भी रिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी भी कैसा है, रिवर्सिबल। ठीक है,
अब आपको देखना ये है, क्या हाइपरट्रॉफी हर कंडीशन में रिवर्सिबल होता है? आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा टाइप आप जानते हो जो कि हाइपरट्रॉफी है बट रिवर्सिबल नहीं है? नियोप्लास्टिक, प्री नियोप्लास्टिक है। ठीक है, यानी कि कौन सी कंडीशन है वो मुझे आप बताओगे। देखिए, मैं कह रहा हूं इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्री नियोप्लास्टिक। ठीक है, ये हर कंडीशन में रिवर्सिबल होती है, बट एक्सेप्शंस तो हमेशा होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, अच्छा, अब देखो यार, इसमें एक्सेप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हाइपरट्रॉफी जो होती है वो ऑलवेज रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये प्री कैंसरस नहीं होती, इसमें कैंसर नहीं होता। आप खुद सोचिए, अगर हाइपरट्रॉफी में कैंसर होने लग जाए तो लोग बॉडी बिल्डिंग बंद कर देंगे, है ना? कोई भी बॉडी बिल्डिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हाइपरट्रॉफी जो होती है हमेशा रिवर्सिबल होती है। याद रखिएगा, हाइपरट्रॉफी ऑलवेज रिवर्सिबल होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये हाइपरट्रॉफी दो तरीके से हो सकती है। कैसे? एक तो कंडीशन हो सकती है पैथोलॉजिकल, कौन सी? पैथोलॉजिकल। और एक हो सकती है फिजियोलॉजिकल। तो सबसे पहले हम नंबर 1 को देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल जो होती है वो आखिर क्या क्या एग्जाम्पल हैं फिजियोलॉजिकल के। ठीक है, तो आप मुझे बताइए फिजियोलॉजिकल के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। अभी एक तो मैंने आपको बताया ही था कि फिजियोलॉजिकल जो होती है वो, उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। एक तो बॉडी बिल्डिंग मैंने आपको बताया। देखिए, एक इसके अलावा फिजियोलॉजिकल में मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे प्रेगनेंसी, इसके अलावा प्यूबर्टी, और इसके अलावा मैंने आपको एक बताई दिया बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, तो बॉडी बिल्डर्स के अंदर, ओके, ये तो होती है फिजियोलॉजिकल। अब देखिए, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, इंक्रीज करता है साइज ऑफ सेल्स, किस चीज का? यूटेरस। ठीक है, और साथ ही साथ प्यूबर्टी में भी आप देखोगे, और उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में भी देखोगे, दोनों में कॉमन होगा, वो होगा ब्रेस्ट का बढ़ना। ठीक है, ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी, ओके। और बॉडी बिल्डिंग में मैंने आपको बता ही दिया, है ना? अच्छा, अब देखना ये है कि जो बॉडी बिल्डिंग होती है उसमें क्या होता है, जब बंदा जिम जाता है, वेट लिफ्टिंग करता है, तो सेल के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने से क्या हुआ? स्केलेटन मसल्स फाइबर पे स्ट्रेस बढ़ा। तो स्ट्रेस बढ़ने से हुआ क्या? अब देखो, ये परमानेंट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता सेल। स्केलेटन मसल्स के सेल परमानेंट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? स्ट्रेस क्या है? टाइप ऑफ इंजरी ना। स्ट्रेस क्या है? टाइप ऑफ इंजरी। भाई, किसी को आप मेंटल स्ट्रेस दो तो वो मेंटल इंजरी है ना। ऐसे ही सेल के ऊपर स्ट्रेस आया तो टाइप ऑफ इंजरी ना। तो सेल क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? एडेप्टेशन करने की कोशिश करेगा, देन हाइपरट्रॉफी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो स्ट्रेस कॉज इंक्रीज द सेल साइज। ठीक है, इसीलिए हम स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी होने लगती है इस केस में, ओके, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल की। तो पैथोलॉजिकल में हमारे सामने क्या क्या है, जैसे कोई कार्डियक पेशेंट है, क्रोनिक हाइपरटेंशन का पेशेंट है। ठीक है, तो मैं पहला लिखता हूं कार्डियक पेशेंट। कार्डियक पेशेंट में क्या होता है, पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नोन केस है हाइपरटेंशन का। ठीक,
अब क्या होगा, हाइपरटेंशन का नॉन केस है तो इसके अंदर क्या होगा कि क्रोनिक हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है, एनलार्जमेंट होने लगता है। किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का। क्या होगा? एनलार्जमेंट होने लगेगा लेफ्ट वेंट्रिकल का। और ये एनलार्जमेंट, ठीक है, बाद में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में बदल जाता है। देखो मैं ऐसे बताना चाहूंगा आपको कि सिंपली याद करने की चीज नहीं है, सिंपली समझने की चीज है। देखिए हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो अयोटा में ब्लड को पुश करता है, यानी कि पूरी बॉडी में पंप करता है। ठीक है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो फेफड़ों के लिए पंप करता है। तो फेफड़ों के लिए पहुंचाना ज़्यादा मुश्किल होगा ब्लड को, या पूरी बॉडी में पहुंचाना ज़्यादा मुश्किल होगा? तो डेफिनेटली ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई पहुंचाने के लिए, पंप करने के लिए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि नॉर्मली, मैं एक बात करता हूँ, नॉर्मली जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, दोनों की जो मसल्स होती हैं उनका साइज डिफरेंट होता है। क्यों भाई? जिसको ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसको ज़्यादा पावर लगाना पड़ रहा है, वो मोटा होगा। जिसको कम स्ट्रेस है, जिसको कम पावर लगाना पड़ रहा है, वो थिन होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। मुझे आप बताइए, राइट वेंट्रिकल का जो साइज होता है, राइट वेंट्रिकल की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस क्या होती है? चलिए ये क्वेश्चन है। ये हम पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट अभी मैं आपको नॉर्मल पूछ रहा हूं, नॉर्मल थिकनेस क्या होती है? तो देखिए राइट वेंट्रिकल की 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्व जो होती हैं उनकी बाउंड्रीज जो होती हैं उनकी थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर होती है। नोट डाउन इट। ओके, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि जब पूरी बॉडी में पुश करना है, मान लो किसी को हाइपरटेंशन है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना। हाइपरटेंशन के केस में लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, तो ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। उससे पहले जब उसको ज़्यादा पावर लगाने की आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, और ऊपर से प्रेशर आ रहा है पीछे से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसी को तो हम कहते हैं एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। साइज बढ़ गया, लेकिन उसको फोर्स तो फिर भी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है ना, क्योंकि क्रोनिक हाइपरटेंशन है। तो जब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तब वो क्या करेगा भाई? अभी मैंने क्या बात करी, जब बॉडी बिल्डिंग करते हो, जब वेट लिफ्टिंग करते हो, इन दैट केस क्या होता है? हाइपरट्रॉफी ना। वो फिजियोलॉजिकल था, क्योंकि वहां पे कोई बीमारी नहीं थी, कोई हाइपरटेंशन नहीं थी, कोई डायबिटीज नहीं थी, कोई और दिक्कत नहीं थी। दैट वाज फिजियोलॉजिकल। अभी मैं हाइपरटेंशन की बात कर रहा हूं, अभी मैं पेशेंट की बात कर रहा हूं, तो दैट इज अ पैथोलॉजिकल। ठीक है, तो यहां पे भी हाइपरट्रॉफी होगी, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने लगेगी। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? पैथोलॉजिकल सिचुएशन हो गई। ठीक है, ये पैथोलॉजिकल सिचुएशन हो गई, जिसे हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ओके, तो ये चीजें मगअप करने की नहीं है, ये समझने की चीजें हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन, कहीं से कुछ बह रहा है, कुछ जा रहा है, उससे पहले नैरोइंग हो जाए, स्ट्रिंक्चर बन जाए, तो उस केस में क्या होगा? स्ट्रिंक्चर बनेगा तो दूसरी तरफ, भाई जैसे सपोज दैट ये मैंने बनाया एक ल्यूमन, इस ल्यूमन के अंदर यहाँ पे बहाव है इस तरफ, अभी मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंक्चर में बदल दूं तो इस जगह पर ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ये बहुत लंबे समय तक ये प्रेशर रहेगा ना, तो इट विल ऑल्सो क्रिएट हाइपरट्रॉफी। क्या क्रिएट करेगा? हाइपरट्रॉफी। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये जो कि एग्जांपल है वो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, जब इंटेस्टाइन में इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, स्ट्रक्चर बनने के कारण
ठीक है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइनल ल्यूमन। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे भी इंटेस्टाइनल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, मसल्स हाइट्रोफी होने लगेगी, हाइपरट्रॉफी होने लगेगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हम बात करें कि जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी रहती है तो इसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर की वो बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पैथोलॉजिकल हैं और ये कुछ फिजियोलॉजिकल है। तो मेरे ख्याल से आपको हाइपरट्रॉफी याद हो गई होगी। अभी इसके आगे कुछ चीज़ें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो चाहें तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली इनको आप याद रखो, हाइपरट्रॉफी में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग करेंगे एट्रॉफी। तो अभी आप मेरे को बताइएगा कि ये आपको याद हो गया होगा, तो कृपया करके आप यस, जिन्हें याद हो गया है यस लिखिए, और जिन्हें नहीं याद हुआ है नो लिखिए। ठीक है, फिर हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बहुत फास्ट। देखिए, हाइपरट्रॉफी, सबसे पहले हमने बात करी सेल अडेप्टेशन। सेल अडेप्टेशन क्या होता है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, समझा दिया। ठीक है, तो बार बार मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो लिखो यस, ज़रूरत है, यस आई नीड। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि देखिए, हाइपरट्रॉफी जो वो सेल अडेप्टेशन जो होता है वो सेल किसी भी इंजरी के लिए उसके रिस्पॉन्स में अपने अंदर जो बदलाव कर रहा होता है, जैसे हम लोग सर्दियों से लड़ने के लिए अपने शरीर के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, वैसे ही सेल इंजरी के लिए उसके रिस्पॉन्स में अपने अंदर बदलाव करता है, उसी को सेल अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, सेल अडेप्टेशन मोस्टली रिवर्सिबल होता है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है अगर कोई भी पैथोजन या कोई भी जो इंजरियस एजेंट बहुत लंबे समय तक उस पर नहीं चिपका, बहुत लंबे समय तक उसको स्ट्रैप्स नहीं दे रहा, बहुत लंबे समय तक लगातार हार्म नहीं कर रहा, तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा। अगर लगातार हार्म करता रहा तो डेफिनेटली सेल डेथ में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो होता है, हम लोगों ने मेन 4 जो सेल अडेप्टेशन के टाइप पढ़े, देखे, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, जिसमें से अभी हमने हाइपरट्रॉफी पढ़ा है। हाइपरट्रॉफी जो होता है उसके अंदर सेल का साइज इंक्रीज होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, हाइपरट्रॉफी जो होता है सेल का साइज इंक्रीज होता है। क्यों होता है? ड्यू टू प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है। फिजियोलॉजिकल में हमने देखा, बॉडी बिल्डिंग देखी, प्रेगनेंसी देखी और प्यूबर्टी देखी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा पैथोलॉजिकल, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया, दैट वाज द कार्डियक पेशेंट, क्रोनिक हाइपरटेंशन, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि अगर कहीं पे स्ट्रक्चर बन जाए, फॉर्मेशन हो जाए, इन दैट केस तो हमने इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर के बारे में देखा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं एट्रोपी। ठीक है, तो अब हम लोग एट्रोपी देखेंगे। ठीक है, तो एट्रोपी में हम लोग क्या करेंगे, ये सबको याद हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग एट्रोपी पढ़ते हैं। ठीक है, एट्रोफी, करेक्ट, ये लीजिए। तो एट्रोफी क्या होती है, इसके अंदर देखिए, ये हाइपरट्रॉफी का जस्ट अपोजिट होता है एक तरीके से। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट ऑफ हाइपरट्रॉफी, क्योंकि देखो हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इसके अंदर सेल का साइज छोटा होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज इन द सेल साइज। ठीक है, इसमें डिक्रीज सेल साइज, सेल का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब साइज डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो डिक्रीज द फंक्शन ऑफ सेल, इसमें सेल का फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। जब सेल छोटा हो गया तो वो काम भी कम करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सेल का साइज जब कम हो गया, एट्रोफी में क्या हो रहा है, सेल का साइज कम हो रहा है, तो डेफिनेटली ये
काम भी कम कर रहा है, ठीक है, काम भी कम कर रहा है, करेक्ट, इसका फंक्शन भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखिए सारे ही एडेप्टेशन मैंने कहा रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, एट्रोपी भी रिवर्सिबल है, बट इट इज अ मोस्ट डिफिकल्ट टू रिवर्स। क्या है ये? मोस्ट डिफिकल्ट है रिवर्स के लिए। एट्रोफी कैन ऑल्सो प्री नियोप्लास्टिक। देखिए मोस्टली मैंने क्या कहा, एट्रोफी में कैंसर नहीं होता, हाइपरट्रोफी में तो होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर एट्रोफी कैन बी नियोप्लास्टिक, कैन बी नियोप्लास्टिक, और इसको नियोप्लास्टिक ना कह के हम लोग कहेंगे प्री नियोप्लास्टिक। क्या कहेंगे? प्री नियोप्लास्टिक, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा प्री नियोप्लास्टिक। एट्रोफी क्या हो सकती है? प्री नियोप्लास्टिक, यानी कि इसके बाद कैंसर होने का चांसेस रहता है कुछ ही कंडीशन में, एक कंडीशन में, बाकी एवरी टाइम ऐसा नहीं होता, ठीक है, एवरी टाइम ऐसा नहीं होता। तो प्री नियोप्लास्टिक ये कहाँ पे होगी? तो ये होगी एंडोमेट्रियल एट्रोफी के केस में, एंडोमेट्रियल एट्रोफी के केस में। इसमें मेनली टाइप 2 कार्सिनोमा होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें? मेनली टाइप 2 कार्सिनोमा होता है। चलिए इसको हम देखेंगे, लेकिन बिफोर दैट अब हमने एट्रोपी में ये देखा कि इसका सेल का जो साइज है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। अब देखो सिंपली मैंने आपको बताया डिक्रीज होगा, तो जब मैंने हाइपरट्रोपी में आपसे कहा था कि भाई सेल का साइज बढ़ रहा है, तो आप बताओ क्यों बढ़ रहा था? प्रोटीन बढ़ रही थी ना उसके अंदर, इसलिए बढ़ रहा था। अभी मैं कह रहा हूं कि डिक्रीज हो रहा है, तो किसी चीज का डिग्रेडेशन हो रहा होगा। डिग्रेडेशन किसका हो रहा है? प्रोटीन का, डेफिनेटली। तो इसमें क्या होगा? प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इसमें प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा। डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अच्छा क्यों होगा? कौन सी ऐसी चीज रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए मैं आपसे कहूंगा कि इसके अंदर डिग्रेडेशन क्यों होता है प्रोटीन्स का, क्योंकि इसमें प्रोटीन से साथ आके कुछ अटैच होता है। प्रोटीन्स आर अटैच्ड टू, किसके साथ? यूबीक्विटिन। ऐसा समझ लो यूबीक्विटिन है इसका दुश्मन। क्या है? यूबीक्विटिन। मैं इसको रेड कलर से लिखता हूं, यूबीक्विटिन, ठीक है। ये जो यूबीक्विटिन्स होते हैं, जब ये प्रोटीन्स इसके साथ बंध जाता है, प्रोटीन्स के साथ, तब क्या होता है पता है? तब एक एंजाइम आता है प्रोटीएज, और ये इनकी प्रोटीन्स को खत्म करने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो देखो जब भी आपको एट्रोपी याद रहेगी ना, तो प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन याद रहेगा। डिग्रेडेशन के साथ साथ उन प्रोटीन्स को खत्म कौन कर रहा है, कौन दुश्मन है? तो यूबीक्विटिन याद रहेगा। क्या याद रहेगा? यूबीक्विटिन, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, आप याद रखिए भाई। एक तो हमने देखा कि एट्रोपी के अंदर सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है, जबकि हाइपरट्रोफी के अंदर सेल का साइज बढ़ रहा था। तो हाइपरट्रोफी में क्या चल रहा था कि प्रोटीन्स सिंथेसिस बढ़ रही थी, प्रोटीन्स का कंटेंट बढ़ रहा था। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो रही है, प्रोटीन्स का कंटेंट डिक्रीज हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है, लेकिन उनको मारने वाला कोई प्रोटीन है, यूबीक्विटिन प्रोटीन्स बन जाते हैं। वो कैसे? यूबीक्विटिन्स के साथ में अटैच हो जाते हैं, तो यूबीक्विटिन प्रोटीन बन जाते हैं, और यूबीक्विटिन प्रोटीन बनने की वजह से प्रोटीज आता है, वो देख लेता है भाई यूबीक्विटिन के साथ में है, ठीक है, आई विल किल यू, ठीक है, और इस तरीके से एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। प्रोटीज क्या करता है? प्रोटियोसोम क्या करता है? वो करता है डिस्ट्रॉय द प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटियोसोम क्या करेगा? डिस्ट्रॉय द प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो
प्रोटियोसोम, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक। तो प्रोटियोसोम एंजाइम जो होता है वो इसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि जो प्रोटीन्स यूबिक्विटिन्स के साथ में अटैच होती हैं, जो प्रोटीन्स यूबिक्विटिन्स के साथ में अटैच होती हैं, उन्हीं का डिग्रेडेशन होता है ना, वही डिस्ट्रॉय होती हैं बाय द प्रोटियोसोम, ठीक है। एट्रोफी कैन बी सीन फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। एट्रोफी सबको याद हो गई होगी भाई, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी इंक्रीज द सेल, एट्रोफी डिक्रीज द सेल साइज, डिक्रीज द फंक्शन ऑफ द सेल, इट कैन बी नियोप्लास्टिक। एंडोमेट्रियल कैंसर कर सकती है, केवल एंडोमेट्रियल के केस में नियोप्लास्टिक है, ठीक है, बाकी मोस्टली नहीं करती। और इसमें जो प्रोटीन्स डिक्रीज हो रही हैं, जो प्रोटीन टूट रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही हैं? यूबिक्विटिन प्रोटीन्स बनने की वजह से, ठीक है, यूबिक्विटिन्स के साथ अटैच होने की वजह से। कौन कर रहा है इनको? प्रोटियोसोम, प्रोटियोसोम डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। चलो, अब ये पैथोलॉजिकल भी हो सकती है और ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे फिजियोलॉजिकल। अब देखो यार, फिजियोलॉजिकल, जब हम ज़्यादा कसरत कर रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, ऐसे ही हम डिसयूज यानी कि यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो साइज कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। बट सबसे पहले हम देखते हैं पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी में एट्रोफी ऑफ द नोटोकॉर्ड। क्या? एट्रोफी ऑफ नोटोकॉर्ड। अब देखो भाई, आप नोटोकॉर्ड की जो एट्रोफी हो रही है ना, ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पैथोलॉजी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप मुझे बताओगे नोटोकॉर्ड की जो एट्रोफी होती है वो होती कैसे है, क्यों होती है और कब होती है, ये कमेंट में आप लिखोगे और मेरे को बताओगे, ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर, ठीक। चलिए, दूसरा होता है डक्टस आर्टीरियोसस। भाई आपको पता है, जब बच्चा पैदा होता है तो डक्टस आर्टीरियोसस बनता है, डक्टस आर्टीरियोसस होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे डक्टस आर्टीरियोसस एक लिगामेंट में बदल जाता है और जो पूरा फीटल सर्कुलेशन से एडल्ट सर्कुलेशन जो होता है वो पूरा डिफरेंट हो जाता है, उसमें थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक है। अब उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होता है तो इसकी एट्रोफी हो जाती है, ठीक है, डक्टस आर्टीरियोसस की एट्रोफी। तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ओके। अब हम देखते हैं पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि कब कब होता है। देखिए, माल न्यूट्रिशन के केस में, ठीक है, माल न्यूट्रिशन के केस में, डिक्रीज वेट, ओके। जब बच्चा माल न्यूट्रिशन के केस में, माल न्यूट्रिशन हो जाता है उसे, ठीक है, उस केस में क्या होता है, बच्चे का वेट डिक्रीज होने लगेगा, एकदम पतला सा हड्डी जैसा हो जाता है, उसके अंदर एट्रोफी होने लग जाती है, ठीक है। दूसरा कब होता है? डिसयूज, मैंने अभी आपको बताया है ना। पोलियो के केस में आपने देखा होगा, पोलियो के केस में जब नर्व काम नहीं करती ना पर्टिकुलर जगह पे, देखो ये चीज़ें लिखने की नहीं है, ये चीज़ें तो हमने 2 बूंद जिंदगी की हमेशा देखी है ना। तो पोलियो के जो बच्चे होते हैं आपने देखे होंगे पुराने समय के, अभी तो पोलियो नहीं होता है ना, तो उनका एक पैर बहुत पतला सा रह जाता है, क्योंकि पोलियो के कारण क्या होता है, नर्व काम करना छोड़ जाती है, सेंसेशन वो काम नहीं कर पाता, ठीक है, मोटर नर्व काम नहीं करती। तो एंटीरियर हॉर्न ऑफ द सेल, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसका जो एंटीरियर हॉर्न होता है उस पे जाके पोलियो अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से प्रेशर एट्रोफी होने लगती है, ठीक है, एट्रोफी होने लगती है। दूसरा डिसयूज एट्रोफी। भाई डिसयूज क्यों मैंने आपको पैथोलॉजिकल में बताया? देखो, डिसयूज कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने हाथ को वैसे ही नॉर्मली बांध के रखेगा, ठीक है, भाई हाथ टूट गया, कोई फ्रैक्चर हो गया बोन में, इन दैट केस क्या है, लंबे समय तक हाथ
बांध के रखते हैं तो भी हाथ पतला होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिसयूज को पैथोलॉजी में डाला है। ठीक है, तो डिसयूज ऑफ द डिसयूज एट्रोफी। ठीक है, इसके अलावा सेनाइल एट्रोफी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, डिसयूज तो देखो सबको याद हो जाएगा कि हाथ टूट गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, इन दैट केस कभी यूज़ नहीं किया तो वो पतला रह गया। पोलियो हो गया, पोलियो होने के कारण जो है एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर एट्रोफी हो गई। ठीक है, तो वो काम ही नहीं किया लंबे समय तक, जिससे वो पतला रह गया। ठीक, तो ये चीज़ें ठीक है आपको याद होगी। माल न्यूट्रिशन के केस में भी बच्चा एकदम बहुत पतला सा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आती है सेनाइल एट्रोफी। देखो जरूरी है सेनाइल एट्रोफी, मैं क्या बात कर रहा हूँ, सेनाइल सॉरी सेनाइल एट्रोफी। याद करो भाई, याद करो, सेनाइल एट्रोफी को याद करो। तो ये जो सेनाइल एट्रोफी हो रही है, ये जो सेनाइल एट्रोफी हो रही है, इसके अंदर क्या होगा, देखो दो चीजें हैं। बाय डिपोजिशन ऑफ लिपिड, क्या, बाय डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स। बताओ कहाँ होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जब लिपिड्स का डिपोजिशन हो जाता है ओल्ड एज कंडीशन में, जनरली ओल्ड एज में ही होता है, तो ये अगर हो गया सेरिब्रल के अंदर, सेरिब्रल आर्टरीज का इन द ब्रेन, तो ये ब्रेन में हो गया, सेरिब्रल आर्टरीज में हो गया, तो सेरिब्रल आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाएगा। उससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन विल ऑल्सो डिक्रीज। अब जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी ओल्ड एज में, उस केस में एसिटाइल कोलिन बनना डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, फंक्शन भी तो कम हो जाएगा ब्रेन का, फिर तो एसिटाइल कोलिन कम बनेगा। जब एसिटाइल कोलिन कम बनेगा तो एक बीमारी होती है। ठीक है, एक बीमारी होती है जिसमें मेमोरी लॉस होता है। क्या होता है, मेमोरी लॉस। ठीक है, जब एसिटाइल कोलिन डेफिशिएंसी कहाँ से होगी, देखो इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है मायरनेट न्यूक्लियस। क्या होगा, मायरनेट न्यूक्लियस। मायरनेट न्यूक्लियस जो होगा वो न्यूरॉन्स क्या कंटेन करते हैं, एसिटाइल कोलिन कंटेन करते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएंगे न्यूरॉन कंटेन द एसिटाइल कोलिन वाले, एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हुआ जिसकी वजह से मेमोरी डिक्रीज होने लगी। इस कंडीशन को कुछ बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, सेनाइल डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, तो सेनाइल एट्रोफी के केस में हमने क्या देखा, अल्जाइमर और सेनाइल डिमेंशिया। तो मैं यहाँ पे सेनाइल डिमेंशिया, ठीक है, सेनाइल डिमेंशिया और अल्जाइमर, सेनाइल डिमेंशिया को क्या बोलते हैं, या अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर स्पेलिंग देख लेना, अल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी आपको याद हो गया होगा, और अगर एक बार मुझे बता दो याद हो गया तो मैं फिर आगे बढ़ूं, और नहीं याद हुआ हो तो मैं आपको फिर बताना शुरू करूं। अच्छा, इसके अलावा प्रेशर एट्रोफी मैंने आपको बताया, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ना, जब जैसे किसी को यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर पथरी हो गई, जैसे रीनल स्टोन, तो उस केस में क्या होगा कि जब हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है और वो बहुत लंबे समय तक रहता है, तो रीनल कॉर्टिकल एरिया में, किडनी के में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, तो उससे भी किडनी के अंदर प्रेशर एट्रोफी होने लगती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके अंदर भी क्या होने लगता है, किडनी के अंदर प्रेशर एट्रोफी होने लगती है। ठीक है, देखो भाई कुछ समझ आ रहा है तो बोलो, नहीं समझ आ रहा है तो बोलो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखो। ये मेरा पहला वीडियो है पैथोलॉजी का। ठीक है,
और जो कि मैंने बहुत ही सिंपल साधारण सी भाषा में बनाया है। अब मैं इस वीडियो को छोटा ही छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो कल बनाऊँ तो मैं उसे और अपनी कुछ ताकत, कुछ अपने पढ़ाने के तरीके और चेंज करूं और आप लोगों के लिए और कुछ बेहतर बना पाऊं। मेरी कोशिश ये रहेगी, इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूं। ठीक है, इसका जो हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, और साथ ही साथ हम कल थोड़ा सा प्रोप्टोसिस और फेरोप्टोसिस भी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सेल इंजरी की तरफ चलेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कल हम ज़्यादा चीज़ें खींचें। ठीक है, कल थोड़ा क्लास को लंबा करें, लेकिन आप उससे पहले कृपया करके प्लीज़ मेरे को ये ज़रूर बताइएगा आपको इस क्लास में कुछ समझ आया या नहीं आया, क्या मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक है या मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है, वो मुझे आप ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि हमारी कल की क्लास जो होगी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इंटरेक्टिव हो, आप सब लोग मेरे साथ हों और हम लोग उसे एक दूसरे से डिस्कस करके चीज़ों को करें, सीखें और क्लास में ही याद करें। थैंक यू।